हर साम्राज्य की एक बुनियाद होती है जो रखी जाती है खून, तलवारों, किस्मत और फतह से। सन 1453 में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन दी 11th और ऑटोमन सुल्तान मेहमद II के बीच कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए हुई एक जोरदार जंग। 23 फौजों ने इस बेमिसाल शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, सब नाकाम हो गई। इस खून खराबे के बीच एक ऐसा राजा होगा जो जीतेगा और अगले 300 सालों के लिए इतिहास की दिशा बदल कर रख देगा। जब एक हुकूमत का सूरज चढ़ता है तो दूसरी का ढलता है। अप्रैल 1453 सुल्तान मेहमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर तोपों से जोरदार हमला किया। ऐसा भयानक हमला पहले कभी नहीं हुआ था। ये तोपों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। पहली बार 69 या 70 तोपें तैयार की गई। ये वैसी तोपें नहीं थी जो हमने 18वीं या 19वीं सदी में देखी थी। ये बहुत विशाल थी। सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने जब दीवार के झरोखों में से झांका तो उन्हें मेहमद के 80,000 फौजी ने ऑटोमन फौज को शहर से बाहर रखने की जिम्मेदारी भीमकाय जेनोइज फौजी जियोवानी जस्टिनियानी लोंग के कंधों पर आ पड़ी। जस्टिनियानी और उसके फौजियों को करीब 22 किलोमीटर के दायरे में फैली की हिफाजत करनी थी, जो उसने 5वीं सदी में बनवाई थी। ये अब तक की सबसे मजबूत दीवारें थीं। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें करीब 1100 साल से वहाँ कायम थी। ये फौजी इंजीनियरिंग की एक अनोखी मिसाल थी। दीवारों की 5 परतें थीं और बाहर थी एक खाई। इसके बाद एक खुला इलाका था जिसे टुकड़ियों को पार करना पड़ता था। वहाँ एक बाहरी दीवार थी जिस पर चौकियां बनी थी। उसके बाद लड़ाई का एक और मैदान था और उसके बाद अंदरूनी दीवार थी। ये पूरा इलाका करीब 60 मीटर गहरा था। खाई की गहराई से लेकर दीवार के शिखर तक कुल 30 मीटर की ऊंचाई थी। कोई इसे कभी पार नहीं कर पाया था। ने शहर का नक्शा देखा और कहा ये शहर विशाल दीवारों से घिरा है जिन्हें कोई पार नहीं कर सका है। अब इन्हें कराया जाए उसके लिए तोपें चाहिए। मुझे तोप ला कर दो जो इन दीवारों को गिरा दे। और उसने सामने से हमला करने का फैसला किया। उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया। ऐसा था वो बंदा और ये था उसका जज्बा। मेहमद का तरीका झटका देकर हैरान कर देने वाला मध्यकालीन तरीका था। गोला बारूद की बारिश करके इन विशाल दीवारों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। मेहमद के तोपखाने के हमले का केंद्र थी करीब 9 मीटर की एक तोप जिसका नाम था बेसिलिका। एक भीम का तोप बनाई गई, बहुत विशाल, और पता है उसे सैकड़ों बैल खींचते थे। सोचिए मेटल की क्या कारीगरी होगी उसमें। कांसे से बनी दीवारें जो करीब 20 सेंटीमीटर मोटी थीं, इसमें आधे टन के गोले लगते थे। बाल्कन के कई चर्चों की घंटियों को पिघलाकर इसे बनाया गया था। ऑटोमन्स ने इस विशाल तोप को द बेयर का नाम दिया था और छोटी तोपों को वो द कब्स कहते थे। आराम से। जो शख्स इस भीम का तोप को चला रहा है वो है हंगरी का तोपें बनाने में माहिर और बहादुर। पापा, हाँ, ये दरारें बड़ी। इन तोपों में हमले की जोरदार ताकत थी पर वो हर 3 घंटे में एक ही गोला चला सकती थे। ये भी डर था कि कहीं ये आपके चेहरे पर ही ना पड़ जाए। अगर इसे जल्दी जल्दी चलाया तो इसमें दरारें आ सकती थी और तोप फट सकती थी। बहुत ही बुनियादी किस्म की थी वो। तोपें दिन रात हमला कर रही हैं। शहर में बदहवासी फैल गई है। जस्टिनियानी ने ऐसा हमला जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये एक ऐसी तोप थी जो दीवार को गिरा सकती थी। जस्टिनियानी ने फौजियों को नीचे भेजा ताकि वो मलबे का ढेर बना दे। इस तरह दीवार दोबारा बन जाती थी और ये असली से ज्यादा असरदार थी क्योंकि ढीली ईंटें तोपों की ताकत को सोख लेती थी। उन्हें गिराना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें तोपों की बहुत ताकत लगती थी।
6 दिनों तक हुई गोलों की लगातार बारिश के बावजूद कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें खड़ी तो हैं पर अंदर से तबाह हो चुकी हैं। सुल्तान के सिपाही दीवारों के सम्राट के फौजियों को निशाना बना पा रहे हैं। ऐसे खौफनाक हालात से बचने के लिए ऑटोमन फौजियों की नींव तबाह करना जरूरी हो गया है। जस्टिनियानी और इटालियन फौजी दीवार के बाहर मेहमत की टुकड़ियों पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में वो बाहर जाता था, छोटे छोटे हमले करता था, बेखबर लोगों को निपटा देता था। और कुछ ऐसे फौजी भी होते थे जो उस वक्त थोड़ा सुस्ता रहे होते थे। जस्टिनियानी जंग में बचपैंतरों का माहिर था। उस वक्त उसे फैसला करना था कि मुझे बाहरी दीवारों की हिफाजत करनी है या फिर अंदरूनी दीवारों की, और उसने बाहरी दीवारों को बचाने का फैसला किया। बाहरी दीवारों को बचाने का फैसला खुदकुशी करने जैसा था, क्योंकि तोपों का हमला वहीं पर था। इंडियन फौजियों ने एक पैतरा आजमाया। वो एक फौजी को धातु का कवच पहनाते थे, फिर वो उसे धनुष वाली एक टोली के बीच में रखते थे। अगर हम इसकी दूसरे वर्ल्ड वॉर से तुलना करें तो वो टैंक की तरह था, जहां पैदल फौजी होते थे पर वो अपने साथ 2000 सिपाहियों की एक बड़ी पेशेवर फौज लेकर। ये पेशेवर फौजी थे जिनके पास लड़ाई का अनुभव था। वो कॉन्डो थियरी का हिस्सा थे, यानी किराए के फौजी थे। जस्टिनियानी के हमले की तेजी और उनके असर ने ऑटोमन को हैरत में डाल दिया। मैदान जंग में घायल और मरते हुए फौजियों की भरमार हो गई। इस घेराबंदी में वक्त बीतता जा रहा था। हर दिन ये खतरा बढ़ता जा रहा था कि पूर्व और पश्चिम से उसके दुश्मन उसकी कमजोर फौज पर हमला कर देंगे। सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं यूरोप से पोप की फौजें आकर शामिल न हो जाएं। उसकी माँ शायद बाइजेंटीन थी, पता वो कहाँ की थी ये राज ही रहा जो उसके साथ दफन हो गया। वो हमेशा खुद को खातून यानी महारानी कहती थी, पर हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। मेहमत राजधानी में आया तो न कोई उसका दोस्त था न परिवार। जो कुछ थे वो थे उसके वालिद सुल्तान, उसकी सौतेली माँ मारा ब्रोंकोविच सर्बिया की राजकुमारी और सुल्तान मुराद की तीसरी बीवी, पर उसके अपने बच्चे नहीं थे। एक नन्हे और अकेले मासूम शहजादे से उसे लगाव हो गया था। मेहमत की अपने वालिद से पट्टी नहीं थी और मारा ने उसे बहुत प्यार था। वो हमेशा उसे मां बुलाता था। मेहमत बहुत ही डरावने पला बढ़ा। यहाँ आपकी जान बचने की गारंटी नहीं थी। अहमद जो उससे 12 साल बड़ा था वो मर चुका था और अली उसका किसी ने गला घोंट दिया था, तो अब शहजादों में बस मेहमत ही बचा रह गया था। 12 साल का होने तक मेहमत 5 भाषाओं में माहिर हो गया था और अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका आदर्श बन चुका था। वो हमेशा कहता था कि एक दिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत कर दिखाएगा। बचपन से ही शहजादे मेहमत की अपने वालिद के वजीर आजम से जमती नहीं थी। वो एक शैतानी बच्चा था जिसे बात मनवाने के लिए पीटना ही पड़ता था। मेहमत 13 का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता ने गद्दी छोड़ने का फैसला किया और मेहमत को गद्दी पर बैठा दिया गया। वो ऑटोमन हुकूमत का सबसे कम उम्र का सुल्तान था। मेहमत अब एमीर बन गया था, ऑटोमन हुकूमत का अंत, और अब पूरी ऑटोमन फौज को संभालने की जिम्मेदारी उस नन्हे कंधों पर थी। तो शुरुआत से ही उसका रास्ता मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि उस वक्त जो वजीर था चांदरली हलील पाशा, वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मेहमत की उम्र बहुत कम थी। हुकूमत गिराई जाएगी।
थोड़ी देर के लिए हम मेहमद की तरफ से सोचते हैं। उसे गद्दी पर बिठाया गया और उससे कहा गया कि वो अब यहाँ का सुल्तान है, और गद्दी पर बैठने के बस कुछ ही दिनों बाद उससे कह दिया गया कि अब वो यहाँ का सुल्तान नहीं है। और फिर उसके पिता का एक बहुत ही करीबी सलाहकार वजीर आजम चंदारली हलील उसकी जगह गद्दी पर बैठ गया। कितना अफसोस हुआ होगा उसे। मेहमद के पिता ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल को घेरा, वो 3 महीने तक लड़ते रहे और नाकाम रहे। हर बीतते दिन के साथ ये एहसास हो रहा था कि उनकी जीत की उम्मीदें धूमिल पड़ रही हैं। शहर के अंदर जस्टिनियानी और उसके साथी दीवारों को फिर से बनाने और घायलों की देखभाल में जुटे थे। जब घेराबंदी की बात आती है तो घेराबंदी करों के लिए हालात सबसे खराब होते हैं। घेर करने वाली फौज पर बहुत दबाव होता है। मैंने कई परेशानियां थी क्योंकि वो गद्दी पर नया बैठा था और लोगों को पता नहीं था कि वो कैसा सुल्तान साबित होगा। जो करना था जल्दी करना था। उसे शहर में घुसने की उतनी ही जल्दी थी जितनी बाइजन से रोकने की। ये पक्का नहीं था कि घेराबंदी कामयाब होगी। ऑटोमन्स लोगों को ऐसी मुहिम बिल्कुल पसंद नहीं थी जो लंबी खिंच जाए। उन्हें फटाफट वाली जंग पसंद थी कि हमला किया, दुश्मन को कुचला और आगे बढ़ गए। इस अभियान में वो अपनी सारी ताकत झोंक रहा था। घेराबंदी का 13वां दिन मुनखेमे पर सूरज निकल रहा है। मेहमद और उसके सिपह सलारों ने रोमन फौज का मुआयना किया और पैदल फौज के हमले को आखिरी रूप दिया। तय हुआ कि रात के अंधेरे में हमला किया जाएगा। मेहमद सेकंड फैसले पर डटा रहा। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, पर शहर पर कब्जा तो करेगा। और मेहमद की एक खासियत ये थी कि बहुत ही जिद्दी इंसान था। इरादा पक्का था, मजबूत और होशियार आदमी। इसमें कोई शक नहीं कि वो बोलने में बहुत ही माहिर था। एक सेनापति के तौर पर पहली बार मेहमद ने अपने फौजियों को समझा, दूसरी बार अपने दुश्मन को समझा। उस हिसाब से उसने फैसले लिए। अगर उसके सिपाही कमजोर पड़े तो उसने उनका हौसला बढ़ाने के तरीके खोजे। कई तरीके से जंग जारी की थी, उसमें एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी था। घेराबंदी में वो खौफ का एक पहलू लेकर आए थे। वो मोर्चे पर आग लगा देते थे ताकि दुश्मन को आग का एक घेरा नजर आए। उनकी फौज में बैंड भी शामिल थी। वो आवाजों की एक दीवार तैयार कर देते थे ताकि खौफ और बढ़ जाए। आड़े के इटालियन फौजी ऑटोमन फौज का 10वां हिस्सा भी नहीं थे। उन्हें चालाकी और रणनीति से काम लेना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि जस्टी को शहरों की हिफाजत करने में महारत थी। वो माहिर था, बहुत ही था और कभी थकता नहीं था। और बचाव की मुहिम में उस सबके अंदर भरोसा जगा। घेराबंदी की लड़ाई में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है खाई को पार करना, जो काफी गहरी होती है और हमलावरों को खाई पर छा जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। जस्टिनियानी कॉन्स्टेंटिनोपल के बचाव की मुहिम का असली मुखिया था। सब उसके भरोसे थे, जो करना था उसे करना था। कॉन्स्टेंटीन ने उसे दीवार के बीचों बीच के अहम हिस्से को काबू करने का पूरा हक दिया था ताकि वो बचाव का पैंतरा तैयार कर सके। ऑटोमन के हमले में सबसे आगे थी मेहमद की माहिर फौजी टुकड़ी जानिसारी। जानिसारी उस दौर में बाल्कन इलाके की सबसे ताकतवर टुकड़ी। उनके पास सबसे अच्छे हथियार थे, कवच थे और उनके पैंतरे बड़े अलग तरह के होते थे। जानिसारी हल्के मजबूत कवच पहने होते थे। वो रफ्तार और बारीकी से काम लेते थे, जबकि इटालियन फौजी मोटे कवच पहने मजबूत तलवारें लिए थे। जानिसारी भाले और धनुष से हमला करते थे, लेकिन घेराबंदी के हमले में ये खतरनाक था। इस तरह ऑटोमन फौज को कतई मंजूर नहीं था। मौत और तबाही की इस इंसानी लहर में सैकड़ों ऑटोमन फौजी मारे गए। चूंकि फौजी अंदर तो घुसे, पर जस्टिनियानी ने डटकर मुकाबला किया।
और अगर रोमन दस्तावेजों को मानो तो उनका एक भी फौजी मरा नहीं। जस्टिनियन और रोमन फौज ने एक बार फिर ऑटोमन हमले को नाकाम कर दिया था। महमद के लिए यह हार बहुत बड़ा झटका थी। हर बीतते दिन के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जे का सपना चूर चूर होता चला जा रहा था। जब महमद ने यह घेराबंदी की थी तो उसे 3 वजहों से तेजी से काम लेना पड़ा था। एक, उसे तेजी इसलिए अपनानी थी ताकि अपने हजारों फौज गंवाए बिना शहर पर कब्जा कर सके। दूसरी बात, फौज में इस हमले का विरोध हो रहा था जिसका मुखिया था चंदार अली हलील पाशा यानी मुख्य वजीर, जो इस घेराबंदी से जरा भी सहमत नहीं था। और तीसरी बात यह थी कि अगर घेराबंदी बहुत लंबी चली होती तो पश्चिम से फौजी रोम पहुंच जाते। इस प्राचीन शहर की दीवारें एक दिन और टिकी रह गई हैं और जियोवानी जस्टिनियानी लॉन्ग ने एक बार फिर खुद को कॉन्स्टेंटिनोपल की हिफाजत की सबसे मजबूत कड़ी साबित कर दिया।